तो काउंटर करंट मैकेनिज्म के बाद में बेटा अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे रेगुलेशन। ठीक है, तो रेगुलेशन कैसे होगा वो देखिए। रेगुलेशन की जब आप बात करोगे तो रेगुलेशन का मतलब क्या होगा देखते हैं वन बाय वन करके। तो रेगुलेशन 3 तरीके से होगा। पहला देखिए आप, दूसरा देखिए आप, और तीसरा देखिए। पहला जो रेगुलेशन होगा वो बेटा किसकी वजह से होगा, तो आप बोलोगे एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका फुल फॉर्म क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, या आप बोलोगे वैसोप्रेसिन। ठीक है, दूसरा कंट्रोल देखिए कैसे होगा, तो आप बोलोगे एक और होता है सिस्टम रास, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, रेनिन, सिंगल एन है यहां पर, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब तीसरा देखिए, रैस के बाद में आप बोलोगे अगला जो आपका आएगा वो कौन सा है, तो एडीएच, रैस, नेक्स्ट आपका आएगा उसको हम बोलते हैं एएनएफ। क्या है, एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ठीक है, तो ये आपका हो गया एडीएच, रैस और एएनएफ। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम देखेंगे एडीएच, रैस और एएनएफ की बात करेंगे वन बाय वन करके। ठीक है, तो एडीएच का सबसे पहले देखते हैं रोल क्या होता है। सबसे पहले रेगुलेशन बाय एडीएच, रेगुलेशन बाय एडीएच। एडीएच से कैसे रेगुलेशन होगा, तो देखिए अगर आप बोलोगे ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो आप बोलोगे बीपी जो होगा वो क्या होगा, लो होगा आपका। ठीक है, और बीपी अगर लो होगा तो आप बोलोगे इसके बाद क्या होगा, तो आप बोलोगे बीपी अगर लो होगा यहाँ पर तो आप इसके बाद बोलोगे क्या होगा यहाँ पर, तो बीपी अगर लो होगा तो आप बोलोगे यहाँ पर लिख लेंगे और चीज दूसरा, ऑस्मोलैरिटी की अगर बात करें तो ऑस्मोलैरिटी जो है यहाँ पर वो कैसी हो जाएगी, तो आप बोलोगे ऑस्मोलैरिटी जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ये देखिए अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो आप बोलोगे ये एज अ स्टिमुलस काम करता है, एज अ स्टिमुलस काम करेगा। यानी कि आप देखोगे यहाँ पर जो एडीएच है, जो एडीएच है उसका रिलीजिंग होगा, किससे होगा, तो ये एज अ स्टिमुलस काम करता है और हाइपोथैलेमस जो होता है वो काम करना स्टार्ट करता है। तो हाइपोथैलेमस से आप देखोगे सिंथेसाइज होगा आपका एडीएच, एट्रियल डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन, ये रिलीज होगा। ये रिलीज होने के बाद में जो है आप बोलोगे क्या होगा, तो ये आप देखोगे हाइपोथैलेमस का पहला काम क्या होगा, ये क्या करेगा, जो इसके ऑस्मो रिसेप्टर हैं थ्रस्टी सेंटर वाले उनको ऑन कर देगा, ऑन हो जाएंगे, यानी कि थ्रस्टी सेंटर ऑन हो जाएगा। कौन सा सेंटर, थ्रस्टी सेंटर ऑन हो जाएगा। अब जैसे वो ऑन हुआ, ऑस्मो रिसेप्टर ऑन हुआ, आप वाटर के इनटेक को बढ़ा दोगे बेटा, पहला काम ये हो जाएगा, वाटर के इनटेक को बढ़ा दिया आपने। दूसरा देखिए क्या होगा, आप बोलोगे एडीएच या वैसोप्रेसिन ये जाके एक्ट करेगा ब्लड वेसल के ऊपर, और ब्लड वेसल से क्या बोलेगा कि भाई आप अपने ल्यूमेन को छोटा कर दो, ल्यूमेन को क्या कर लो, कॉन्स्ट्रिक्ट कर लो। तो ल्यूमेन क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो जब डायामीटर छोटा हो जाएगा तो आप बोलोगे ये भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। तीसरा काम ये आपका क्या करेगा, एडीएच या वैसोप्रेसिन जो है इसका देखिए आप, तीसरा काम क्या है,
तो ये एडीएच या वैसोप्रेसिन क्या करेगा, आप बोलोगे ये जाता है डीसीटी पे, और डीसीटी से क्या बोलता है कि आप क्या करो, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट करो, कंडीशनल ऑस्मोसिस करवाता है। तो तीनों मिलके क्या करेंगे, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देंगे, प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ेगा तो वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो प्लाज्मा बढ़ेगा, प्लाज्मा बढ़ेगा तो आप बोलोगे क्या होगा, उसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, और इस तरीके से हम क्या करेंगे, बीपी को रिस्टोर कर लेंगे, यानी कि जो कम था वो अब क्या होगा, इंक्रीज करके बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं? डन। तो ये पहला पार्ट हो गया, ये पहला पार्ट हो गया एडीएच से कैसे हम रेगुलेट करते हैं। ठीक है, एक बार देख लो आप लोग फिर से। देख लो एक बार आप लोग, कहीं पे कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलें आगे बढ़ें। चलते हैं दूसरा डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, इसके आगे बेटा जो है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो आप बोलोगे इसके बाद में क्या है आपका, रास। दूसरा वाला देखते हैं, रास। रास का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बोलोगे रेनिन, रेनिन। दूसरा आप बोलोगे क्या है, एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन, रेनिन, एंजियोटेंसिन। और फिर आप बोलोगे क्या होगा आपका, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ठीक है, तो रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम ये है आपका। अब देखिए इसमें, इसमें कहानी क्या होगी, स्टिमुलस सेम वही वाली कंडीशन होगी, अगर ब्लड प्लाज्मा कम होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, तो आप बोलोगे बीपी भी यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। बीपी कम है यानी कि वाटर जो है आपका कम है ब्लड में, तो आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा, ऑस्मोलैरिटी ब्लड में वो क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे ज्यादा होगी, ग्रेटर देन 300 ml स्मॉल पर लीटर। और ये फिर से स्टिमुलस का काम करेगा। तो एक तो अभी पीछे मैंने बताया कैसे काम करेगा, दूसरी तरीके से देखिए ये काम क्या करेगा, रास वाला। तो आप बोलोगे जो जेजी सेल्स है, जक्स्टा ग्लोमुलर सेल्स याद होंगी आपको, ये सेल्स बेटा एक हार्मोन निकालती हैं, इसका नाम होता है रेनिन। क्या है, रेनिन। ये रेनिन बेटा जो होता है, जो है जेजी सेल से निकलता है, और ये रेनिन क्या करता है, तो आप बोलोगे लीवर जो होता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, लीवर जो होता है एक प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, उसको बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजेन, एंजियोटेंसिनोजेन। तो ये लीवर क्या करता है, रेनिन को, एंजियोटेंसिनोजेन को रेनिन क्या करता है, कन्वर्ट करवा देता है किसमें, एंजियोटेंसिनोजेन किसमें, तो आप बोलोगे 1, किसमें करवा देगा, एंजियोटेंसिनोजेन 1। अब यहां पर एंजियोटेंसिनोजेन 1 जो होगा, एक एंजाइम होता है एसीई। कौन सा एंजाइम, एसीई, एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये बताया था मैंने पहले भी, एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो ये एंजाइम निकलेगा, एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम। और ये बेटा निकलता कहां से है, तो आप बोलोगे लंग्स की जो इपिथेलियल सेल्स हैं वहां से निकलता है। और ये एसीई इस एंजियोटेंसिनोजेन फर्स्ट को एंजियोटेंसिनोजेन सेकंड में कन्वर्ट करवा देगा, और ये एक्टिव है। ठीक है, तो ये काम होता है रैस में। अब देखिए एंजियोटेंसिनोजेन जो सेकंड है वो बेटा क्या काम करेगा, इसका मतलब समझते हैं। तो हम लिख लेंगे एंजियोटेंसिनोजेन सेकंड जो है वो क्या क्या रोल पार्टिसिपेट करेगा, देखते हैं, इसकी बात करते हैं भाई। तो पहला देखिए,
दूसरा देखिए आप, और तीसरा देखिए। तो पहला अगर आप बात करोगे यहाँ पर, तो पहला हम देखेंगे यहाँ पर सर एंजियो। हाँ बेटा बोलो। सर वो एंजियोटेंसिनोजन 1 से 2 वाला कन्वर्जन एक बार और समझा दीजिए। एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट जो बेटा है वो कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड में। एक एंजाइम लगता है यहाँ पर ACE, इसका फुल फॉर्म है एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE, और ये लंग्स की एपिथेलियल से निकलता है जो कि एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट को एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड में कन्वर्ट करवा देगा। ये एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड जो होगा ये अब क्या क्या रोल करेगा वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, यस सर। चलिए। तो एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड बेसिकली यहां पर करेगा, तो आप बोलोगे ये क्या करेगा, सबसे पहले इंड्यूस कराता है PCT को, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को इंड्यूस कराता है। क्या बोलता है उससे कि आप वाटर और NaCl के अमाउंट को एब्जॉर्ब करो, रीएब्जॉर्ब करो, है ना, बढ़ा दो रीएब्जॉर्प्शन को। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा देखिए, इसके बाद में आप सेकंड बोलोगे ये क्या करेगा, ये इंड्यूस कराता है एड्रिनल ग्लैंड को। इसको इंड्यूस करेगा, एड्रिनल ग्लैंड को इंड्यूस कराएगा। और एड्रिनल ग्लैंड जो इंड्यूस होगी इससे, तो वो क्या निकालेगी, उसका एक पार्ट होता है, एक लेयर होता है, उसको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। तो ये जोना ग्लोमेरुलोसा को इंड्यूस कराएगा और ये क्या निकालेंगे, तो आप बोलोगे एल्डोस्टेरॉन। क्या निकालेंगी, एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन निकलेगा और ये एल्डोस्टेरॉन बेटा काम करेगा जाके कहां पर, DCT पे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और आपका कलेक्टिंग डक्ट, दोनों जगह पे काम करता है। और वो क्या बोलेगा, फिर वही एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा था कि नहीं, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर फिर से क्या होगा आपका, तो आप बोलोगे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगा, सोडियम रीअब्जॉर्ब करना स्टार्ट। गॉट इट। तो वाटर और ये सोडियम दोनों का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। तीसरा काम देखिए क्या होगा, ये क्या करेगा, जो अफरेंट आर्टेरियोल है, ए मतलब अफरेंट आर्टेरियोल, उसका जो डायामीटर है, उसके डायामीटर को ये क्या करेगा बेटा, तो आप बोलोगे इसके डायामीटर को डिक्रीज करवा देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देगा। अब जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएगा, उसको डिक्रीज करवाएगा डायामीटर ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल, तो ल्यूमेन कम हो जाएगा, तो ब्लड आप बोलोगे कम आएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये सब मिलके क्या कर रहे हैं, तो आप बोलोगे फिर से क्या करेंगे, रिस्टोर कर लेंगे नॉर्मल बीपी को। ठीक है, तो फिर से बीपी क्या होगा, बढ़ जाएगा आपको। गॉट इट, कहानी समझ में आई कुछ? यस सर। तो ये बेटा था आपका पूरा कहानी एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड। क्लियर है सभी को? सर एक बार एफरेंट आर्टरियोल वाला बता दो दोबारा से। बेटा अफरेंट आर्टेरियोल ये था ना ग्लोमेरुला का जो हम लोगों ने पढ़ा था, ये इफरेंट था, ये अफरेंट था, ऐसे इधर की तरफ इसका डायमीटर बड़ा था। अब ये जब छोटा कर देगा डायमीटर इसका, तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा फिर, है ना। यहाँ पर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। ठीक है, चलो अब इसका लास्ट वाला जो रेगुलेशन का पार्ट बचा है उसको बात करते हैं। तो लास्ट वाला जो थर्ड पार्ट बेटा है वो कौन सा था, आप बोलोगे ANF। चलिए सॉरी, यहां पर हम देखेंगे ANF जो है हमारा, ये बेटा क्या है, आप बोलोगे एंटागोनिस्टिक है किसके, रास के। तो रास जो कर रहा था उसका जस्ट ये एंटागोनिस्टिक है, मतलब अपोज कर रहा है, एंटागोनिस्टिक है। एंटागोनिस्टिक का मतलब ये कि एक खींचेगा अपनी तरफ, दूसरा उसके अपोजिट काम करेगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एंटागोनिस्टिक है। अब देखिए क्या होगा इसमें, एनएफ में देखिए क्या होगा, अगर GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा हो गया है,
ब्लड ज्यादा आ रहा किडनी में, ब्लड ज्यादा आ रहा तो आप बोलोगे ब्लड का वॉल्यूम भी क्या होगा, आप बोलोगे बढ़ जाएगा। ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आप बोलोगे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ आप बोलोगे ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो आप बोलोगे इसके साथ में क्या होगा, तो आप बोलोगे ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, ब्लड प्रेशर बढ़ा, जीएफआर बढ़ा। अब आपको देखने को मिलेगा ऑस्मोलैरिटी। तो ऑस्मोलैरिटी जो है वो क्या हो जाएगी आपकी, आप बोलोगे वो कम पड़ जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, पहले बढ़ी हुई होगी। अगर ये सब हो रहा है तो ये एज अ स्टिमुलस काम करेगा। अब जैसे ब्लड का लेवल बढ़ेगा, ब्लड ज्यादा से ज्यादा कहाँ सप्लाई होगा, हार्ट में, क्योंकि ब्लड बढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, प्लाज्मा बढ़ा है तो ब्लड भी बढ़ा है वॉल्यूम, तो ब्लड सप्लाई जो है वो इंक्रीज कर जाएगी किसमें, हार्ट में। अब हार्ट की जो वॉल्व होती हैं उनमें आप बोलोगे एट्रियल वॉल्व जो हार्ट की है, तो एट्रियल वॉल्व में कुछ रिसेप्टर लगे होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर। ये रिसेप्टर क्या होते हैं, स्ट्रेच होते हैं। जैसे स्ट्रेच होंगे वैसे आप बोलोगे क्या है, जैसे स्ट्रेच होंगे वैसे क्या ब्लड आ रहा है, ये रिसेप्टर स्ट्रेच हो रहे हैं। जैसे ये स्ट्रेच होंगे वैसे आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा, जो आपका कुछ केमिकल होते हैं उनको फैक्टर्स होते हैं, उनको बोलते हैं ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। अब ये फैक्टर बेटा देखो क्या क्या काम करवाएंगे, तो जहां से आपका जो भी बढ़ रहा है ब्लड का वॉल्यूम सब बंद करवा देंगे। आप बोलोगे हाइपोथैलेमस में जो थ्रस्टी सेंटर था, थ्रस्टी सेंटर बंद कर दो भाई, प्यास कम लगेगी हमको। फिर आप बोलोगे रैस जो है उसको बंद करवा देंगे, तो उसको भी इनहिबिट करवा दो। हाइपोथैलेमस में ऑस्मो रिसेप्टर वो भी बंद करवा दो आप, ठीक है। जितना भी आपका हो सकता है सारी चीजें बंद करवा दो जहां से ब्लड वॉल्यूम बढ़ने के चांसेस हैं। तो आप बोलोगे एल्डोस्टेरोन का लेवल वो भी कम हो जाएगा, एल्डोस्टेरोन कम तो आप समझ ही रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आप बोलोगे आगे क्या होगा आपका, इसके अलावा एडीएच का सिक्रीशन वो भी इनहिबिट, वो भी डिक्रीज करवा दिया हमने। इसके अलावा आप बोलोगे रेनिन जो है वो भी इनहिबिट करा दिया। तो सब जब बंद कर दिया, जो जो बढ़ा रहा था ब्लड को सब बंद करवा दिया, तो अल्टीमेट लास्ट में जाके क्या होगा, आप बोलोगे जो बीपी होगा वो ज्यादा से कम हो जाएगा, यानी कि ये रिस्टोर कर लिया जाएगा। तो ये ANF हम बोलते हैं इसको। ये एट्रियल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं हार्ट की वॉल पे वहां प्रेजेंट हो ल्यूमिनल साइड में स्ट्रेच रिसेप्टर, और वो जैसे खींचेंगे तो वहां पर कुछ सेल्स होती है वो एंटी नाइट्रियूरेटिक फैक्टर रिलीज करती हैं। ANF क्या है आपका, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ठीक है। तो ये कहानी आपको देखने को मिल जाएगी। बताओ क्लियर है सभी को? यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है। और बताओ गुरप्रीत, खुशी, सबको बेटा क्लियर है? यस सर। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। NF वाला भी आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में बच्चों लोग कुछ 2-3 टॉपिक और हैं, जैसे एक आप बोलोगे मैच्योरेशन क्या होता है। तो मैच्योरेशन एक आप बोलोगे ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक रिफ्लेक्स एक्शन एक तरीके का जनरेट होता है, ठीक है। तो आप बोलोगे न्यूरल मैकेनिज्म है जिसमें क्या होगा, आपका यूरिनेशन होगा जिसकी हेल्प से, और उसको आप बोलोगे क्या, मैच्योरेशन रिफ्लेक्स। तो यहाँ पर एक चीज हम लिख लेंगे, मैच्योरेशन। जैसे को बोलते हैं यूरिनेशन, क्या बोलते हैं, यूरिनेशन, ठीक है। मैच्योरेशन या यूरिनेशन। अब इसमें देखिए यहाँ पर कहानी क्या होगी, तो देखिए ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, एक एक पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे आराम से। देखिए ये यूरिनरी ब्लैडर है, इस यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी 1 लीटर के आसपास। बना किससे है, डेट्रसस मसल से, जिनको हम बोलते हैं स्मूथ मसल्स। एनसीईआरटी भी यही बात बोलती है कि स्मूथ मसल से बने होते हैं। ऐसे ऊपर से यूरेटर आए होते हैं, इनसे क्या आएगा आपका, तो आप बोलोगे यूरिन आएगा, यूरिन लेके आएंगे। ऐसे ये यूरिन भर गया पूरा, तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले आप बोलोगे कि आपका नंबर 1 पे जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है वो फिल हो गया 1 लीटर के आसपास। जैसे फिल होगा यूरिनरी ब्लैडर
वैसे बेटा क्या होगा, यहाँ पर कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, तो आप बोलोगे स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट होंगे, और वो एक्टिवेट होंगे तो आप बोलोगे सिग्नल जाएगा, ठीक है, और सिग्नल आगे पास होगा किसको, तो आप बोलोगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल गया तो आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा, देखो, तो आप बोलोगे यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से के थ्रू क्या जाएगा, यहाँ पर मोटर मैसेज जाएगा, मोटर मैसेज, ठीक है। अब जैसे मोटर मैसेज जाएगा बेटा, वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर स्मूथ मसल्स जो होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो आप बोलोगे स्मूथ मसल्स क्या करने लगी, कॉन्ट्रैक्ट करने लगी। अब जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी साइमल्टेनियसली क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और साइमल्टेनियसली क्या होगा, साइमल्टेनियसली आप देखोगे वहां पर क्या होगा, जो स्फिंक्टर हैं, स्फिंक्टर जो हैं वो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, है ना। और जैसे वो रिलैक्स होंगे वैसे आप बोलोगे वहां पर क्या होगा, यूरिन जो होगा वो पास कर दिया जाएगा, कहां से, यूरिनरी ब्लैडर से। तो ये आपका इंटरनल स्फिंक्टर यहाँ पर प्रेजेंट होंगे ऐसे, ठीक है। तो ये इंटरनल स्फिंक्टर जो होंगे ये क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली रिलैक्स हो जाएंगे, तो इसी को हम बोलते हैं मैच्योरेशन या यूरिनेशन। तो ये एक तरीके का न्यूरल मैकेनिज्म है ना, न्यूरल रिफ्लेक्स एक तरीके, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। अब बोलोगे आप कुछ अदर ऑर्गन्स भी जो हैं वो भी आपका रोल पार्टिसिपेट करते हैं इस प्रोसेस में, जो आपका क्या बोलते हैं एक्सक्रीशन होता है। तो वो कौन कौन से अदर ऑर्गन्स हैं जो ऐसा रोल पार्टिसिपेट करते हैं, छोटा सा एक हेडिंग है, देख लेते हैं। तो देखिए अदर ऑर्गन्स, अदर ऑर्गन्स, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। पहला देखिए आप, पहला बेटा हम बोलेंगे जो लंग्स हैं हमारे, वो और क्या करते हैं। तो देखिए लंग्स में आप बोलोगे CO2, CO2 के अलावा H2, CO2 आप बोलोगे कितना, लगभग 200 ml, 200 ml पर मिनट, इतना CO2 जो होता है वो एक्सक्रीट किया जाता है, रिलीज किया जाता है। दूसरा वाटर देखिए, वाटर आप बोलोगे 400 ml के आसपास, कितना, 400 ml पर डे के हिसाब से रिलीज किया जाता है। इसके आप बात बोलोगे कुछ वोलेटाइल सब्सटेंस भी होते हैं, वो भी रिलीज कर रहे जाते हैं, ठीक है। क्या रिलीज किए जाते हैं, वोलेटाइल सब्सटेंस भी यूज किए जाते हैं। तो लंग्स हो गया। दूसरा देखिए आप, लंग्स के बाद में आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा आपका, तो लंग्स के बाद में आप बोलोगे लीवर, ठीक है, लीवर। तो लीवर की बात करते हैं। लीवर आप बोलोगे क्या क्या करता है, तो ये डाइजेस्टिव जो वेस्ट होते हैं उनको रिलीज करता है। जैसे आप बोलोगे बिलीरुबिन, बिलीरुबिन के अलावा आप बोलोगे बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन के अलावा आप बोलोगे कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल के अलावा आप बोलोगे डिग्रेडेड, डिग्रेडेड क्या होगा आपका, स्टेरॉइड हार्मोन्स, उसके अलावा आप बोलोगे क्या होगा, विटामिन्स, विटामिन्स के अलावा आप क्या बोलोगे, ड्रग। ये सारे जो डाइजेस्टिव वेस्ट होते हैं वो ये रिलीज करता है। क्या बोलोगे आप, डाइजेस्टिव वेस्ट, ठीक है, वो रिलीज करता है लीवर। तीसरा देखिए आप, इसके बाद में लीवर के बाद में तो आप बोलोगे स्वेट ग्लैंड एंड सीबेशियस ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड बेटा स्वेट रिलीज करती हैं। तो स्वेट में आप देखोगे यहाँ पर NaCl होगा, यूरिया होगा, NaCl, यूरिया, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड के अलावा आप बोलोगे यहाँ पर वाटर, ठीक है। तो वाटर आप बोलोगे 99.5% के आसपास। उसके अलावा अमाइनो एसिड, फिर आप बोलोगे ग्लूकोज, ठीक है। तो ये स्वेट जो रिलीज होता है ये स्वेट है पूरा। तो स्वेट का काम क्या होता है, तो आप बोलोगे ये कूलिंग इफेक्ट दिखाता है, कूलिंग इफेक्ट, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। चलो स्वेट। इसके बाद सीबेशियस ग्लैंड भी होती है। सीबेशियस ग्लैंड की बात करोगे आप, तो सीबेशियस ग्लैंड बेटा जैसे वैक्स वगैरह रिलीज करती है ना, तो वो सब चीजें हैं, नॉर्मली आप जानते ही हो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये सारी बातें थी अदर ऑर्गन्स में जो हम लोग देखने को मिलती हैं, एक्सक्रीशन में थोड़ा बहुत रोल पार्टिसिपेट करती हैं। तो सीबेसियस ग्लैंड जैसे होती हैं आपका स्टेरॉइड्स हुआ, हाइड्रोकार्बन्स हुआ, वैक्स हुआ, ये सब रिलीज करती हैं और स्किन वगैरह को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। स्वेट ग्लैंड के, सीबेसियस ग्लैंड के बाद में आप बोलोगे आप डिसऑर्डर्स, तो डिसऑर्डर देख लेते हैं भाई। डिसऑर्डर्स, जो जो डिसऑर्डर दिए हैं उन्हीं की बात करेंगे। सबसे पहले आप डिसऑर्डर में देखोगे यूरेमिया। यूरेमिया का मतलब हुआ एक्सेस यूरिया प्रेजेंट इन किसमें, एक्सेस यूरिया प्रेजेंट इन आपका किसमें, तो एक्सेस यूरिया प्रेजेंट इन आप बोलोगे यूरिन। तो यूरिन जो पास कर रहे हैं उसमें एक्सेस यूरिया जो प्रेजेंट होगी वो उसको यूरेमिया बोलते हैं। दूसरा देखिए, यूरेमिया के बाद में आप बोलोगे आपका आता है रीनल फेल्योर। रीनल फेल्योर में बेटा आप बोलोगे यहाँ पर सीजेशन ऑफ किडनी, मतलब किडनी का फेल हो जाना, काम करना बंद कर देना एकदम से, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, तो आप बोलते हैं उसको रीनल फेल्योर। उसके बाद देखिए रीनल फेल्योर के बाद में दूसरा आप क्या होगा, तो रीनल फेल्योर के बाद में बोलोगे रीनल कैल्कुली। तो रीनल कैलिकुली में आप बात करोगे तो रीनल कैलिकुली क्या है, तो आप बोलोगे ये किडनी स्टोन्स है। क्या है, किडनी के स्टोन्स है, किडनी स्टोन से रीनल कैलिकुली। अब इस किडनी स्टोन में आप बोलोगे जो स्टोन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल स्टोन्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। तो कैल्शियम ऑक्सलेट के जो आपके इनसॉल्युबल स्टोन्स होंगे उनको हम रीनल कैलिकुली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीनल कैलिकुली बोलते हैं। अब दूसरा आगे देखते हैं इसके बाद में। तो यहाँ पर बेटा आप बोलोगे एक और होता है नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस सुना होगा आपने, नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, किसमें इन्फ्लामेशन हो जाए, तो आप बोलोगे इन्फ्लामेशन ऑफ किडनीज। तो किडनी में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको बोलते हैं नेफ्राइटिस। ठीक है, तो ये सारे कुछ डिसऑर्डर्स थे। यूरेमिया जैसे हम लोग यूज करते हैं तो ज्यादा अमाउंट यूरिया का आने लगता है, 20 to 30 ग्राम होना चाहिए डेली, लेकिन जिससे भी ज्यादा अगर निकलने लगता है। उसके अलावा आप बोलोगे यहाँ पर जैसे ग्लूकोज वगैरह आने लगता है तो ग्लाइकोसोरिया बोलते हैं उसको, अगर यूरिन में ग्लूकोज एक्सेस अमाउंट में आने लगेगा तो उसको ग्लाइकोसोरिया बोलते हैं। डायबिटीज मेलाइटस के केस में वो कंडीशन होता है। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थे जो मैंने बता दिया आपको, कुछ डिसऑर्डर्स जो एनसीईआरटी के थे वो भी डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बेटा बचा हुआ है, उस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं हीमोडायलिसिस। कौन सा टॉपिक है, हीमोडायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस की बात करते हैं। देखिए हीमोडायलिसिस क्या है, हीमोडायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस का मतलब क्या हुआ, ब्लड का प्यूरिफिकेशन, ब्लड प्यूरिफिकेशन वाया मशीन या हीमोडायलिजर। तो हीमोडायलिजर या मशीन के थ्रू हम क्या करें, ब्लड को प्यूरिफाई करें। तो देखिए क्या कहानी है, समझते हैं इसको। तो हीमोडायलिजर की बात करते हैं, हीमोडायलिसिस की क्या होगा इसमें। देखिए एक बॉक्स होगा ऐसे, ये हीमोडायलिजर मशीन ही बना लेते हैं हम लोग, ऐसे ये मशीन है। ऐसे इस तरीके का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एक इसमें सॉल्यूशन डाल दिया जाता है हीमोडायलिजर करके, ऐसे बाहर से यहाँ से एक फ्लास्क जोड़ के, तो हीमोडायलिजर फ्लूइड बोलते हैं इसको। ठीक है, ये फ्लूइड भरा हुआ होता है इसके आसपास। दूसरा ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये बना होता है सेलोफेन का, इसका बना होता है सेलोफेन का बना होता है।
अब देखो यहां पर आप बोलोगे जो आर्टरी है आपकी, कौन सी, रेडियल आर्टरी, वहां से ब्लड को लाया जाएगा। अब ब्लड जो होगा बेटा, वो ब्लड कैसा होगा, पेशेंट का ब्लड होगा, पेशेंट को लिटा दिया जाएगा और रेडियल आर्टरी से नीडल लगा के ब्लड निकाला जाएगा, इस पाइप से गुजारा जाएगा। तो रेडियल आर्टरी में ब्लड जो होगा वो कैसा होगा, तो आप बोलोगे ब्लड कैसा होगा, इम्प्योर होगा। कैसा होगा, इम्प्योर होगा। कैसा होगा, इम्प्योर ब्लड होगा। लेकिन इसके साथ साथ आप बोलोगे यहाँ पर ब्लड जो होगा इम्प्योर होने के साथ साथ में आप बोलोगे ऑक्सीजनेटेड होगा। ठीक है। अब देखिए इसमें हमने ब्लड डाला, ब्लड आया, तो इसमें वेस्ट प्रोडक्ट थे, वेस्ट प्रोडक्ट निकल के इस सॉल्यूशन में चले जाएंगे। ये सेमी परमेबल नेचर की है आपकी जो मेम्ब्रेन है, जो आपकी सेलोफेन ट्यूब है, यहाँ से जो खराब चीजें वो निकल के आ जाएंगी कहाँ पर, तो आप बोलोगे बाहर आ जाएंगी। अब ये देखिए आप ऐसे निकल के आएगा, ऐसे आएगा, तो धीरे धीरे सारी जो अशुद्धियां थी वो तो इसमें आ जाएंगी हेमोडायलिजर फ्लूइड में। और ये जब आप देखोगे तो जो वाटर निकलेगा, जो ब्लड निकलेगा वो प्यूरिफाइड ब्लड निकलेगा। अब ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो गया, डायलिसिस हो गई। अब ये ब्लड बेटा फिर क्या किया जाएगा, तो आप बोलोगे रेडियल जो आपकी जो वेन है उसके थ्रू बॉडी के अंदर चढ़ा दिया जाए। ठीक है। तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। दूसरा यहाँ पर देखिए, जब ब्लड अंदर डालते हैं तो हिपैरिन यूज करते हैं, क्योंकि हिपैरिन एंटीकोगुलेंट यूज होता है एज अ, जिससे कोगुलेशन ना करे, थक्का ना बने। और यहाँ पर हम यूज करते हैं एंटीकोगुलेंट। ठीक है। तो ये कहानी आपकी हीमोडायलिसिस की। ठीक है, गॉट इट, सभी को समझ में आ गया, क्लियर है? यस सर। तो ये चैप्टर होपफुली हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है, कुछ बचा नहीं है इसमें अब। ठीक है, एकदम कंप्लीट हो गया। अब अगर आपका कुछ डाउट्स वगैरह हो तो बताओ आप। चैप्टर तो मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है सर अब आप चैप्टर 12th का कराओगे ना? हाँ बेटा, अगर सिलेबस आ जाएगा कल तक, अगले क्लास तक, तो 12th का स्टार्ट कर देंगे हम लोग। नहीं तो देख लेते हैं, हम बात कर लेंगे, आप लोगों को जैसा होगा बता दिया जाएगा। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, वो जो आपका पढ़ता है ना उसमें जो टॉपिक, उसमें हम लोग बता देंगे आपको।